तो लास्ट डे हम बता रहे थे, हेडिंग डाले थे C++ बेसिक्स, और जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम बताए थे वेरिएबल, सेकंड में लिखाए थे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बारे में एक लाइन हम लिखाए थे कि कांस्टेंट इज आल्सो ए मेमोरी एलोकेशन यूज्ड टू स्टोर ए वैल्यू बट इट कांट मॉडिफाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कांस्टेंट के बारे में हम ये बताए थे कि कांस्टेंट भी वेरिएबल की तरह एक मेमोरी एलोकेशन ही होता है। इसका भी इस्तेमाल हम किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें स्टोर किए गए वैल्यू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नाम ही है कांस्टेंट, यानी हमेशा ये फिक्स नेचर के वैल्यू को स्टोर करता है। अब आगे हम बतलाए थे कि हम लोग दो तरह का कांस्टेंट बना सकते हैं, एक वेरिएबल कांस्टेंट और दूसरा सिंबॉलिक कांस्टेंट। हम दोनों के बारे में अभी जानेंगे। लिखिए फर्स्ट वेरिएबल कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए वेरिएबल कांस्टेंट। लिखिए व्हेन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल, व्हेन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल एज ए कांस्टेंट, as a constant using const keyword, const, using const keyword, comma, it is called variable constant, it is called variable constant। देखिए हम बताए कि अगर हम एक वेरिएबल को ही एज ए कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करें, कैसे? तो अगर उस वेरिएबल से पहले हम कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कांस्टेंट। देखिए एग्जांपल, जैसे सब लोग कोशिश करते हैं बोर्ड पर लिखने का। जैसे देखिए सपोज हम लिखे इंट a इक्वल टू 50। अभी देखिए ए क्या है? एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है? 50। अभी अगर हम लिखें ए इक्वल टू ए प्लस 10 तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी वेरिएबल से पहले अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दें, जैसे अगर हम लिखें कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 50, तो अब ये ए वेरिएबल ना रह के क्या बन गया? कांस्टेंट बन गया। और अब अगर हम लिखते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 10 तो ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब ये वेरिएबल, देखिए यहाँ अगर हम लिखे a इक्वल टू ए प्लस 10 तो कोई दिक्कत नहीं, a का वैल्यू चेंज हो गया 60। लेकिन यहाँ जैसे ही कॉन्स्ट कीवर्ड लगाए तो अब ये वेरिएबल ना रख के कांस्टेंट बन गया। और ऐसे सिचुएशन में अगर हम a इक्वल टू ए प्लस 10 लिखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि a एक कांस्टेंट के रूप में एक्ट करेगा और अब इसके वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। समझ गए? तो यही कहलाया कांस्टेंट। एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए और इसके बाद लिखिए सेकंड सिंबॉलिक कांस्टेंट। फर्स्ट हो गया वेरिएबल कांस्टेंट, और सेकंड लिखिए सिंबॉलिक कांस्टेंट। लिखिए इट इज मोर पावरफुल, सेकंड हेडिंग डाल दीजिएगा सिंबॉलिक कांस्टेंट, और लिखिए एक लाइन इसके बारे में। लिखिए इट इज मोर पावरफुल, इट इज मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल, it is more powerful and flexible than variable constant, more powerful and flexible than variable constant, full stop। अब लिखिए to declare a symbolic constant, full stop के बाद लिखिए to declare a symbolic constant we use as define preprocessor directives, as define preprocessor directives, also called macro, also called macro। full stop। लिखिए the general format is, the general format is
द जनरल फॉर्मेट इज, और ये जनरल फॉर्मेट लिख लीजिएगा, हैश डिफाइन, एक स्पेस के बाद लिखे हैं कांस्टेंट नेम और एक स्पेस के बाद लिखे हैं वैल्यू। और समझिए, देखिए हम बताए कि सिंबॉलिक कांस्टेंट ये वेरिएबल कांस्टेंट के अपेक्षा ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल होता है। हम बताए कि सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में हैश डिफाइन को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। आप लोग सी पढ़े होंगे, सी में 3 तरह का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आप लोग पढ़े होंगे। सी में आप लोग 3 तरह का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पढ़े होंगे। कौन कौन सा? पहला पढ़े होंगे फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दूसरा पढ़े होंगे मैक्रो सब्स्टिट्यूशन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और तीसरा पढ़े होंगे कंपाइलेशन कंट्रोल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो एक्चुअल में इस हैश डिफाइन को हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं, और इसलिए इसके हेल्प से जो हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं उसको हम लोग मैक्रो भी बोलते हैं, या जो मैक्रो डिफाइन करते हैं उसको हम सिंबॉलिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हम ये कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे? हैश डिफाइन, उसके बाद कांस्टेंट नेम जो मन है दीजिए, उसके बाद वैल्यू। कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर या सेमीकोलन ये सब यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में हम लिखते हैं हैश डिफाइन n और इसका वैल्यू दे दिए 10। अब देखिए पूरे प्रोग्राम में n क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। आप पूरे प्रोग्राम में जहां कहीं भी n यूज करेंगे इसका मतलब क्या होगा? 10, और ये फिक्स होगा। कभी भी इस n के वैल्यू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से जैसे देखिए हम लिखते हैं हैश डिफाइन, जैसा इसका हम नाम दिए, जैसे हैश डिफाइन लिखते हैं पाई और इसका वैल्यू दे देते हैं 3.14। अब देखिए पूरे प्रोग्राम में जहां कहीं भी हमको पाई के वैल्यू की जरूरत होगी वहां हम क्या लिखेंगे? पी आई पाई, यानी ये 3.14 वैल्यू किसमें असाइन हो गया? पी आई पाई में। और अब जहां कहीं भी आपको इस वैल्यू की जरूरत होगी आप वहां पाई लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। इसी जैसा कि हम इसका नाम दिए हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट, हम चाहे तो सिंबल को भी एज ए कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं हैश डिफाइन एंड, और इसमें डाल दिए इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब देखिए जहां कहीं भी प्रोग्राम में हमको इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर की जरूरत होगी वहां हम क्या लिख सकते हैं? ए एंड बी एंड, यानी इस एंड ऑपरेटर का मीनिंग इसमें साइन हो गया, इस एंड में। इसी तरह से सपोज हम लिखते हैं हैश डिफाइन और इसमें डाल दिए इस लॉजिकल और ऑपरेटर। अब जहां कहीं भी प्रोग्राम में हमको इस और ऑपरेटर की जरूरत होगी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे आप चाहें तो एक फंक्शन को भी असाइन कर सकते हैं, जैसे हैश डिफाइन क्लियर और इसमें डाल दिए CLRSCR फंक्शन को। अब जहां कहीं भी प्रोग्राम में आपको क्लियर स्क्रीन फंक्शन की जरूरत होगी वहां अब आप क्या लिख सकते हैं? क्लियर लिख सकते हैं, यानी इस फंक्शन का मीनिंग किसमें असाइन हो गया? क्लियर में। इसी तरीके से आप चाहें तो जैसे हैश डिफाइन सपोज लिखिए हाई और इसमें डाल दिए एक लाइन सी आउट हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब देखिए जहां कहीं सी आउट हाउ आर यू मतलब ये कंप्लीट स्टेटमेंट किसमें असाइन हो गया? हाई में असाइन हो गया, यानी जब कभी भी आप हाई लिखेंगे ये क्या प्रिंट करेगा? हाउ आर यू। इसी तरह से आप चाहें तो जैसे हैश डिफाइन स्क्वायर, और इसमें देखिए हम डिफाइन करते हैं जैसे स्क्वायर एक्स और इसका वैल्यू असाइन कर देते हैं एक्स इंटू एक्स। अब देखिए ये स्क्वायर एक मैक्रो डिफाइन किए हैं, हैश डिफाइन यूज करके मैक्रो डिफाइन किए स्क्वायर एक्स, और जब कभी भी स्क्वायर एक्स लिखेंगे ये क्या रिटर्न करेगा? एक्स इंटू एक्स, मतलब उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड मैक्रो। स्क्वायर एक्स क्योंकि इसमें पैरामीटर पास करते हैं तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड मैक्रो। इसी तरीके से जैसे देखिए लिखते हैं हैश डिफाइन क्यूब, और क्यूब में हम क्या करते हैं? स्क्वायर को कॉल कर लेते हैं, स्क्वायर एक्स क्यूब, इसमें भी एक्स पास कीजिए, क्यूब एक्स, और इसमें देखिए स्क्वायर एक्स
और इनटू एक्स। देखिए हम क्या किए, एक क्यूब नाम का मैक्रो डिफाइन किए, इसमें क्या कर रहे हैं, स्क्वायर एक्स को कॉल कर रहे हैं और उसमें एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्यूब हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेस्टेड मैक्रो, मतलब एक मैक्रो के अंदर दूसरा मैक्रो, इसको बोलते हैं नेस्टेड मैक्रो। समझ गए सब लोग? तो यही कहलाया सिंबॉलिक कांस्टेंट, या इसी को हम मैक्रो भी बोलते हैं, जिसको आप लोग सी में पढ़े होंगे। कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? नहीं सर, एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए। सर जैसे यहाँ पे हैश डिफाइन से हम लोग एक सब्स्टिट्यूट भी बनाते हैं, तो सर सब्स्टिट्यूट और मैक्रो में क्या नहीं अंतर वही होता है चीज, सर? अजीब पूछते हो। अरे मैक्रो सब्स्टिट्यूट वही चीज में हुआ, मैक्रो ही हुआ ना। मैक्रो में हम क्या करते हैं, एक एक्शन को, एक वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, तो वही काम हम किए। यस सर। जैसे जैसे देखो हैश डिफाइन हाई, और इसमें इस कंप्लीट लाइन को असाइन कर दिया, मतलब इसका जो भी मीनिंग होगा एक वर्ड में असाइन हो गया, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हाई से। यानी ये पूरा चीज ना लिख के ओ हम कब लिखेंगे, हाई लिखेंगे। मैक्रो का मतलब ये है वही सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है सर। सब लोग को दिख रहा है बोर्ड पर सही से? सर। यस सर। दिख रहा है? हो गया, सब लोग समझ गए, लिख लिए इसको। आगे बढ़े। यस सर भाई। तो अब देखिए, पहला हम बतलाए थे वेरिएबल, सेकंड बताए कांस्टेंट, अब तीसरा लिखिए आइडेंटिफायर। थर्ड पॉइंट लिखिए आइडेंटिफायर, और लिखिए लिखिए आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू, तीसरा पॉइंट लिखिए आइडेंटिफायर, और लिखिए आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू, identifier is used to give the name of variable, give the name of variable, constant, constant or other user defined object, constant or other user defined object, full stop। अब लिखिए आगे, लिखिए an identifier may be, आगे लिखिए an identifier may be, an identifier may be combination of alphabets, comma digits and special symbol underscore, but it can't begins with digit, but it can't begins with digit, but it can't begins with digit। और समझ लीजिए आइडेंटिफायर हम बतलाए, जैसा नाम ही आइडेंटिफायर, मतलब आइडेंटिफाई करने वाला, पहचानने वाला। हम बतलाए कि आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू गिव द नेम ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट और अदर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट या किसी भी अदर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उसका नेम देते हैं वही नेम क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। तो अब देखिए किसी भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या नेम दे सकते हैं, इसका अपना एक फिक्स रूल रेगुलेशन है, जिसको आप लोग सी में पढ़े होंगे, और वही रूल्स यहाँ भी है कि कोई भी आइडेंटिफायर अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, और एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट क्या नहीं होगा, तो कभी भी आइडेंटिफायर डिजिट से शुरू नहीं होगा, ये हमेशा अल्फाबेट से ही शुरू होगा। डिजिट आप बीच में यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये नाम का वेरिएबल। सपोज इंट अमित, ऐसा कोई वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, बिल्कुल ये भी दे सकते हैं, अपर केस लोअर केस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सपोज इंट अमित 5, ऐसा कोई नेम दे सकते हैं, ये भी बिल्कुल दे सकते हैं, अल्फाबेट्स और डिजिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इंट 5 अमित, ऐसा कोई नेम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि कभी भी आइडेंटिफायर डिजिट से शुरू नहीं होगा। सपोज इंट अमित कुमार, ऐसा कोई नेम दे सकते हैं, ये भी नहीं दे सकते, क्योंकि आइडेंटिफायर के बीच कभी भी ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है।
इसी तरीके से इंट अमित डॉट कुमार, ऐसा कोई नेम दे सकते हैं? ये भी नहीं दे सकते, क्योंकि सिंबल के रूप में एक ही अलाउड है, कौन सा? अंडरस्कोर। जैसे अगर हम इंट अमित अंडरस्कोर कुमार डालना चाहें तो ये बिल्कुल डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ गए सब लोग? तो जो आइडेंटिफायर का रूल्स आप सी में पढ़े थे, सी प्लस प्लस में भी वही रूल्स है, उसी के हिसाब से कोई भी वेरिएबल का या कांस्टेंट का नेम आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड हो गया। अब फोर्थ लिखिए कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर हो गया, अब लिखिए कीवर्ड्स। लिखिए कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स of any programming language. Keywords are the reserved words of any programming language, any programming language which has certain meaning, which has certain meaning in that programming language, which has certain meaning in that programming language, full stop. लिखिए although we can use, although we can use any keywords, any keywords, any keywords, but we can't redefine it, but we can't redefine it, redefine it, full stop। और समझिए, देखिए कीवर्ड्स हम बताएं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिस रिजर्व वर्ड्स का उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक खास मीनिंग होता है, और ऐसे ही रिजर्व वर्ड्स को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड्स बोलेंगे। हम आगे बतलाए कि हालांकि हम जरूरत के हिसाब से किसी भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल तो प्रोग्राम में कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कीवर्ड्स को रीडिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जिस कीवर्ड का जो नेम है वो फिक्स रहेगा और जो काम है वो फिक्स रहेगा, हम उसको नहीं बदल सकते हैं। हालांकि इस्तेमाल जहां चाहे आप प्रोग्राम में उसको कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग सी में कीवर्ड्स पढ़े होंगे। सी में कितना कीवर्ड्स पढ़े थे? कितना कीवर्ड्स पढ़े थे? सी में 32 कीवर्ड्स आप लोग पढ़े होंगे। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स, C++ provides 48 keywords, C++ provides 48 keywords। देखिए C में आप 32 कीवर्ड्स पढ़े थे, लेकिन C++ में 48 कीवर्ड्स है, यानी 48 कीवर्ड्स है। देखिए एक्चुअल में इस 48 कीवर्ड्स में C में जो आप 32 कीवर्ड्स पढ़े थे, उसी 32 कीवर्ड्स को C++ भी इनहेरिट करता है। तो 32 कीवर्ड तो वही जो आप C में पढ़े हैं वही पुराना है, लेकिन C++ में 16 न्यू कीवर्ड्स है जो C++ का अपना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। यानी 32 कीवर्ड तो ये C से ही इनहेरिट किया है, लेकिन 16 न्यू कीवर्ड्स है जो ये C++ से इनहेरिट किया है। तो इसमें 32 कीवर्ड तो आप पहले से जानते ही हैं। 16 न्यू कीवर्ड्स कौन कौन सा है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए 32 कीवर्ड्स आप पहले से C का जानते हैं। इसके अलावा C++ में कौन कौन सा सेपरेट कीवर्ड है ये लिख लीजिए। ASM, क्लास, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इनलाइन, ट्राई, थ्रू, कैच, न्यू, डिलीट, ऑपरेटर, दिस, वर्चुअल, फ्रेंड, टेम्पलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 न्यू कीवर्ड्स है जो C++ का अपना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए।
समझ गए? तो दोनों मिला के हो गया 48 किलोहर्ट्ज। सब लोग लिख लिए इसको? स्क्रीनशॉट ले लिया सर। चलिए लिख लिया सर। ठीक है। चलिए तो अब हम जो हेडिंग डाले थे C++ बेसिक्स वो खत्म हो गया। अब सब लोग हेडिंग डालिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और एक लाइन लिखिए इसके बारे में, लिखिए C++ provides two common stream, C++ provides two common stream for input output, full stop। लिखिए both streams are defined in iostream.h header file, iostream.h header file। कौन कौन सा? पहला लिखिए cin और सेकंड में लिखिए cout, cout। देखिए हम बतलाए कि C++ इनपुट आउटपुट के लिए दो कॉमन स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा? पहला cin और दूसरा cout। और ये दोनों ही स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहाँ डिफाइंड है? iostream.h नाम के हेडर फाइल। एक्चुअल में cin एक इनपुट स्ट्रीम है और cout एक आउटपुट स्ट्रीम है। ये cin एक iStream नाम के क्लास के अंदर डिफाइन है, जबकि cout OStream क्लास के अंदर डिफाइन है। देखिए cin का इस्तेमाल हम इनपुट पर्पस के लिए करते हैं, जबकि cout का इस्तेमाल आउटपुट पर्पस के लिए करते हैं। तो आप चाहे तो ये दोनों अलग अलग हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं, iStream.h और OStream.h, या फिर चाहे तो इस दोनों को कंबाइन करके एक ही बार लिख सकते हैं iostream.h। समझ गए? यानी इस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को यूज करने के लिए आपको प्रोग्राम में ये iostream.h इंक्लूड करना पड़ेगा। अब दोनों के बारे में जानेंगे। लिखिए फर्स्ट cin, फर्स्ट लिखिए cin, लिखिए इट इज इनपुट स्ट्रीम, it is input stream used to input from the user and used with separate extension operator, separate extension, ये डबल ग्रेटर देन, separate extension operator। देखिए cin के बारे में बतलाए कि ये एक इनपुट स्ट्रीम है जिसका इस्तेमाल आप यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं, लेकिन इसका यूज ऑलवेज हम सेपरेट एक्सटर्शन ऑपरेटर के साथ करेंगे। ऐसे लिखिए द जनरल फॉर्मेट इज, इसका जनरल फॉर्मेट क्या है? लिखिए जनरल फॉर्मेट इज cin वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, इस तरह से जितना वेरिएबल में आपको इनपुट लेना है तो वेरिएबल n तक ले सकते हैं। ठीक है, यानी cin का इस्तेमाल हम इनपुट लेने के लिए करेंगे। जनरल फॉर्मेट क्या है? cin वेरिएबल 1 एक्सटेंशन ऑपरेटर, वेरिएबल 2 एक्सटेंशन ऑपरेटर, इस तरह से जितना वैल्यू आपको इनपुट लेना है ले सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल है int a और दूसरा वेरिएबल है फ्लोट b। अगर आपको इस दोनों में इनपुट लेना है तो इसके लिए आप cin का C++ में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? cin एक्सटेंशन ऑपरेटर पहला वैल्यू a में और एक्सटेंशन ऑपरेटर दूसरा वैल्यू b में। इस तरह से यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा पहला वैल्यू a में असाइन हो जाएगा और दूसरा वैल्यू b में असाइन हो जाएगा।
देखिए सी के तरह यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे सी में इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f लिखते थे, वो सब कंसेप्ट यहाँ नहीं है। यहाँ डायरेक्ट सीन और जिस टाइप का वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं। एक्सटर्शन ऑपरेटर ए, एक्सटर्शन ऑपरेटर बी, इसी तरह एक्सटर्शन ऑपरेटर अगला वेरिएबल जितना भी इनपुट लेना है ले सकते हैं। समझ गए? लिख लिए। तो अब सेकंड लिखिए सी आउट। सीन हो गया, अब लिखिए सी आउट। जल्दी जल्दी लिखिए थोड़ा। लिखिए इट इज आउटपुट स्ट्रीम, it is output stream used to print the value, used to print the value on the screen, used to print the value on the screen, on the screen. लिखिए it is used with, it is used with separate insertion operator। ये used with separate insertion operator यानी डबल लेस देन सेपरेट इंसर्शन ऑपरेटर। लिखिए द जनरल फॉर्मेट इज, ये लिख लीजिए सब ये सिंटैक्स। सी आउट वेरिएबल 1 इंसर्शन ऑपरेटर, वेरिएबल 2 इंसर्शन ऑपरेटर, जितना वेरिएबल प्रिंट करना है वैल्यू इंसर्शन ऑपरेटर वेरिएबल एन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अभी जो आप वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, अभी जो दो वैल्यू इनपुट लिए थे ए और बी में, सपोज उसको उसके वैल्यू को प्रिंट करना है, क्या लिखेंगे? सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर ए, इंसर्शन ऑपरेटर बी, बस हो गया। ए और बी में जो भी वैल्यू है दोनों को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। एक ही बात, समझ गए? तो इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग समझ गए, सीन और सी आउट। अब दोनों को मिला के एक एग्जांपल लिखिए। लिखिए राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर, input two number and print the sum, input two number and print the sum। यानी एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर इनपुट लेना है और उसका सम प्रिंट करना है। देखिए सब लोग कैसे लिखेंगे प्रोग्राम। तो सबसे पहले इंक्लूड करना होगा, हम अभी लिख देते हैं लेकिन अब आगे आप समझ लीजिएगा, खुद भी इंक्लूड कर लेना है। iostream.h, दो नंबर इनपुट लेना है, दो वैल्यू इनपुट लेना है। तो सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ए और बी। अब इस दोनों वेरिएबल में दो वैल्यू इनपुट लेना है तो मैसेज दे देते हैं पहले एक लाइन, सी आउट इंटर टू नंबर। अब यूजर इस मैसेज को पढ़ के जो भी दो नंबर इनपुट करेगा उसको हम स्टोर करते हैं। पहला वैल्यू सी इन ए, यानी पहला वैल्यू ए में रख लेते हैं और दूसरा वैल्यू बी में रख लेते हैं। इस तरह से दो वैल्यू यूजर से इनपुट हो गया। अब इस दोनों का सम फाइंड करना है, यानी दोनों को जोड़ के दिखाना है। तो ए और बी को ऐड करके रखने के लिए एक तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, सपोज सी, इंट सी, और अब लिखते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी दोनों वैल्यू ऐड होके किसमें आ गया? सी में। अब इसी रिजल्ट को प्रिंट करना है तो लिखते हैं सी आउट। अगर मैसेज के साथ प्रिंट करना है तो लिखिए सी आउट, मान लीजिए मैसेज दे दिए डबल कोट में, सम इक्वल टू, और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर सी। इस तरह से ये सी के वैल्यू को प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम खत्म। कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं। तो यही था इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो हम हेडिंग डाले थे। और अब नेक्स्ट मेन हेडिंग डालिए, टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप कास्टिंग। और अब इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बताइए किन्हीं को समझने में परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कुछ बात तो बताइए। सर बोलिए।
जो प्रोग्राम आपने अभी नोट डाउन किया है ना बोर्ड पे, वो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना बाकी है। लेना बाकी है तो ले लीजिए। ले लिए? यस सर। एक आध प्रोग्राम लिख लीजिए, जिसको बना लीजिएगा। लिखिए राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द रेडियस ऑफ सर्किल, input the radius of circle and print the area and circumferences, print the area and circumferences। एक और प्रोग्राम लिख लीजिए। लिखिए राइट ए प्रोग्राम